Hello student, today our topic is maintenance department. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में हम पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एक फ्लो चार्ट क्या होता है किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, फ्लो चार्ट क्या होता है, या किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लो चार्ट क्या होता है वर्क करने का, एम्प्लॉय का, या वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं या जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनका एक प्रॉपर चार्ट रहता है, फ्लो चार्ट रहता है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट रहता है उसको बोलते हैं। तो ये चार्ट को कैसे फॉलो किया जाता है या इसको कैसे वर्क कार्य में कैसे लाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेंस हर एक इंडस्ट्री में और हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक अपना अहम रोल है और इसके तहत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक तरह से आपका देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में आपको सबकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, एक एक एम्प्लॉय की क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसके चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले इसमें देखिए वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर्स जो होता है वो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ ऑल वर्कर्स या ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, यानी सबसे सुपरिटेंडेंट होता है वर्क्स मैनेजर। उसके बाद इनका काम ये होता है कि इनसे रिपोर्ट कलेक्ट करना, इनसे इन सारे पर्सन से रिपोर्ट कलेक्ट करके और उस पर प्लान तैयार करना और उसका आउटपुट बनाना, फिर नेक्स्ट डेज या नेक्स्ट वीक उस पर वर्क करना, या अपर जैसे के ऊपर अगर कोई सीईओ है या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको रिपोर्ट करना, उनके रिपोर्ट के बेसिस पे आगे जो रहता है मैनेजिंग या ऑर्गेनाइजिंग जो हेड रहते हैं, इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं कि क्या कमी है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे प्लांट्स में, उसको किस प्रकार से हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से कम कर सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसमें बदलाव क्या कर सकते हैं। तो ये बदलाव क्या कर सकते हैं, रिड्यूस क्या कर सकते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई प्रोडक्शन प्लांट है, प्लांट चल रहा है तो उसके अंदर या उसके प्रोडक्ट्स में क्या कमी आ रही है, कमी किस वजह से आ रही है, ये सारी चीज़ों के बेस पे ये रिपोर्ट इनको देंगे, ये रिपोर्ट अपने हायर अथॉरिटी को देंगे। उसके बेसिस पे हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेनेंस का काम चलता है। तो ये रिपोर्ट अपर करेंगे, अप में करेंगे, इनके नीचे में ये किससे रिपोर्ट लेंगे या किसको, इनके अंदर में कौन कौन वर्क करेंगे और उनका क्या क्या काम, डिस्क्रिप्शन या क्या क्या काम बटा रहता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वर्क मैनेजर्स के अंदर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर और प्रोडक्शन कंट्रोल सुपरिटेंडेंट। मैन्युफैक्चरिंग सुपरिटेंडेंट का काम क्या रहता है कि जितनी भी निर्माण प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया में आने वाली जितनी मशीनें हैं और वहाँ पे जो जो इक्विपमेंट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण में सतत लगे हुए नहीं या कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये इनका काम होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर में ओवरऑल जो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस रहता है, इंडस्ट्री में मशीनें रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और वर्क्स मैनेजर या उनको रिपोर्ट करना। प्लांट इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर का रहता है कि जितनी भी टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज जितने भी हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्लांट इंजीनियर का इनका दोनों का रहता है कि जितनी भी टेक्निकल इश्यूज हैं प्लांट में या आपके ऑर्गेनाइजेशंस में उसको दूर करना, टेक्निकल इश्यूज को दूर करना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कंट्रोल सुपरिटेंडेंट। प्रोडक्शन कंट्रोल सुपरिटेंडेंट में आपका एक तरह से प्रोडक्शन मतलब जहाँ से आप निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और प्रोडक्ट्स बनने के बाद मार्केट में सेलिंग या के लिए जा रहा है, तो इनका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब
सुपरिटेंडेंट मतलब अगर आप कोई मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो इंडस्ट्री में मेंटेनेंस के तहत या उसके तहत प्रोडक्शन कंट्रोल सुपरिटेंडेंट का काम ये रहता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटी चेक करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्लांट इंजीनियर। प्लांट इंजीनियर के उसमें आएगा यूटिलिटी इंजीनियर, जॉब एंड कॉस्ट कंट्रोल सुपरिटेंडेंट, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड हाउसकीपिंग सर्विस। यूटिलिटीज इंजीनियर, जॉब एंड कंट्रोल सुपरिटेंडेंट, कॉस्ट कंट्रोल सुपरिटेंडेंट। जॉब एंड कॉस्ट कंट्रोल सुपरिटेंडेंट, इनका काम ये रहता है कि ये एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर जैसा कि मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट को गाइड करेंगे। एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज मतलब वहाँ पे आने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको जो भी है वाटर है और कुछ ड्रिंक्स हैं वो सही टाइम पे, जैसे अगर मैं वर्कर कंटिन्यू काम कर रहे हैं या वहाँ पे मशीनिस्ट हैं या फिटर हैं या के मैकेनिक्स हैं तो वो अगर काम कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे तो हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसे जो भी हैं जैसे वाटर है या कुछ और है तो वो सही समय पे मुहैया हो रही है कि नहीं उनको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर कोई वर्कर अगर वहाँ पे काम कर रहा है या कोई ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर अगर काम कर रहा है तो बार बार मशीन को छोड़ के वहाँ बार बार पानी पीने या कुछ इस प्रकार से ऐसे बार बार नहीं जा सकता। तो जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से और मशीन के पास वर्क कंटिन्यू चलता रहे, वर्क का फ्लो न टूटे, और अगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कुछ पानी पीना है या इस प्रकार से तो वहाँ पे उसको हम प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट। मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट में आपके जो मेन मेंटेनेंस का अगर बोला जाए जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहती हैं तो ये इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। ये इनको जो एक्चुअली में मेंटेनेंस को जमीनी स्तर पे अगर उतारना है, मतलब जमीनी स्तर पे उतारने मतलब जो एक्चुअली वर्क जिनका रहता है, ऑब्जर्वेशन जिनको मेन जिनका ऑब्जर्वेशन रहता है जिस डिपार्टमेंट का, वो मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उसका रहता है, ताकि मेंटेनेंस से सीधा कनेक्शन इनका रहता है। मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट का जो डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस का या जो वर्क होता है मेंटेनेंस का, उनका सीधा कनेक्शन मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट से रहता है। ये सीधे ऑब्जर्व करते हैं इन 4 या 5 को। मैं इसमें मेंटेनेंस फोरमैन 1 आता है, मेंटेनेंस फोरमैन 2 आता है, मेंटेनेंस फोरमैन 3 आता है, मेंटेनेंस फोरमैन 4 आता है, मेंटेनेंस फोरमैन 5 आता है। अब इनका काम क्या है कि ये चारों फोरमैन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इनसे रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे। यानी ये चारों को ऑब्जर्व किए, ये चारों को अपने अंडर में हमेशा कंटिन्यू से कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, इन चारों 5 से इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसमें कलेक्ट करने के बाद ये अपना फॉरवर्ड करेंगे। अब इनका जो काम होता है फोरमैन 1, फोरमैन 2, फोरमैन 3, फोरमैन 4, ये एक्चुअली साइट पे जहाँ पे इनका एक्चुअल वर्क रहता है, ये सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एक्चुअल वर्क जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब उसमें फोरमैन 1 के अंतर्गत कौन से देखे आते हैं, रिपेयर क्रूज आता है, उसमें जो भी रिपेयरिंग करना है मशीन का या कुछ उसमें आयलिंग करना है, ग्रेसिंग करना है या कोई स्क्रू ढीला उसको टाइट करना है, नट बोल्ट कुछ अगर उसमें चेंज करना है तो इस रिपेयर क्रू मेंबर के अंतर्गत। ऑयलर का ऑयलिंग के लिए अगर कुछ है या मशीनों में ऑयलिंग का रहता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिटर का कुछ अगर मशीनों में एडजस्टिंग है या कहीं कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जैसे मैं सपोर्ट्स अगर बोल दूँ लेथ मशीन में चक्का है अरेंजमेंट, अगर उस टाइप से अगर कुछ उसमें अरेंजमेंट गड़बड़ है, बेड का अरेंजमेंट गड़बड़ है, कैरीज का अरेंजमेंट गड़बड़ है, टूल पोस्ट का अरेंजमेंट गड़बड़ है, तो वहाँ पर हम लोग फिटर की मदद से इन चीज़ों को हम लोग हटा सकते हैं या इन चीज़ों को अगर कुछ कमी है तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। फोरमैन 2 का है मोटर मैकेनिक्स एंड हेल्पर। इसके अंतर्गत हेल्पर और मैकेनिक्स आते हैं जो किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या कहीं किसी सामान को या इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वहाँ पे जरूरत पड़ता है इनका। फोरमैन 3 के अंतर्गत आते हैं वेल्डर, हेल्पर एंड पेंटर। वेल्डर का काम होता है अपना वेल्डिंग करना, छोटे मोटे कहीं जॉइंट्स हैं
टी जॉइंट है, लैप जॉइंट है, या इस प्रकार से कुछ जॉब चाहिए, या कई मशीनों में किसी जॉइंट पे अगर ब्रेक है, अगर वहाँ वेल्डिंग पॉसिबल है तो वेल्डिंग हम लोग करवा सकते हैं। उसमें हेल्पर की मदद से हम लोग हेल्प लेके अगर वेल्डिंग का है तो उसमें कुछ इक्विपमेंट है, भारी सामान उसको उठाना है, या उसके सपोर्ट में कोई चाहिए तो हम उसको हेल्पर से करवा सकते हैं। पेंटर, अगर कहीं हमको वायरिंग या पेंटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लम्बर, प्लम्बर, पाइप फिटर एंड हेल्पर। फोर के अंतर्गत आते हैं प्लम्बर और पाइप फिटर। प्लम्बर का है जितने भी टाइप से वाटर सप्लाई रहती है, जितने भी प्रकार की कुछ लिक्विड की सप्लाई देनी है हमको प्लांट में, या वाटर सप्लाई देनी है, तो वहाँ पे हमको बड़े बड़े प्लांट में बहुत ये इनका काम ऐसा रहता है कि प्लांट में अगर कोई सप्लाई देनी है या कोई गैसेस सप्लाई करनी है तो वो बाई पाइप ही फ्लो होगा या बाई पाइप ही जाएगा। तो उसमें प्लम्बर का अहम रोल होता है, क्योंकि हमको चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंटिन्यू उसमें ऑटोमेटिक या हमेशा के लिए फ्लो कराना रहता है। तो उसमें हमको कहीं कहीं पाइप फिटिंग देना रहती है, जहाँ से हमको लिक्विड फ्लो कराना है या वाटर फ्लो कराना है या कुछ गैसेस फ्लो करानी है। तो वहाँ पे अलग अलग कहाँ पे कैसे जॉइंट रहेंगे, एल्बो कहाँ लगाना है, टी जॉइंट कहाँ लगाना है, और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब एक नॉलेजेबल पर्सन हो। तो ये ऐसे प्लम्बर का काम रहता है सारा, कि इनको ये नॉलेज होता है कि कहाँ पे हमको जॉइंट लगाना है, कहाँ पे क्रॉस करना है। तो ये सारा काम किनका होता है? प्लम्बर का। यहाँ जहाँ पे भी हम पाइप का जहाँ पे भी फ्लो है, अगर उससे जुड़ा कोई काम है तो ये प्लम्बर का काम होता है। पाइप फिटर से रिलेटेड रहता है, और हेल्पर अगर इन कामों के अंतर्गत अगर इसमें कुछ हेल्प लेना है किसी का, या आपको कहीं कुछ दूसरा वर्क कराना है इसमें, या हेल्प लेके इसमें ऐसा ये वर्क है कि किसी न किसी एक थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक दूसरे का इनका हेल्प करके या जहाँ भी इनका यूज होता है ये अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोरमैन 5। इसमें मैकेनिक्स और हेल्पर आते हैं। मैकेनिक्स आपके जो मशीनों के जानकार होते हैं और छोटे मोटे पार्ट्स को उसको रिपेयर करना, चेंज करना, ये सब काम होता है, इसके अंतर्गत आता है फोरमैन 5 का। तो ये होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब हमने क्या देखा कि ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हमको फायदा क्या हुआ कि हमको बार बार चीज़ें को जाके ऑब्जर्व नहीं, हमने एक क्या बना दिया है, सेटअप बना दिया है, और इस सेटअप में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल रन करा सकते हैं। हमको बार बार चीज़ों को जाके, जैसे ये है, अगर किसी कारणवश बिजी है, इनके पास बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम इनको यहाँ की खबर लेना है, ठीक है, या एट ए टाइम इनको यहाँ की खबर लेना है तो इनको मिल सकती है, ठीक है, भले ये इस पर्सन से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इनको अगर यहाँ की खबर लेनी है या यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस पर्सन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे बैठे बैठे इस पर्सन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विदाउट इनके कनेक्टिविटी, बिना इनके कनेक्टिविटी के ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसकी? इनकी। जबकि इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं, तो ये किसके थ्रू हो जाए? इससे पॉसिबल हो रहा है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन इनसे लेके इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट की, ये इन्होंने कहाँ इंफॉर्मेशन ली? यहाँ पे, ठीक है। अब इनको अगर इंफॉर्मेशन, इनको चाहिए इंफॉर्मेशन तो इनसे कलेक्ट करेंगे, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनसे कलेक्ट करेंगे, और अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। यानी ये अगर इनके पास ये 1 2 3 4 अगर बस 4 पर्सन अगर अवेलेबल है, तो ये देखिए इतने सारे पर्सन का ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या इनको गाइड कर सकते हैं, या इनको वर्क करा सकते हैं, ठीक है। तो इनको वर्क्स करा, ये जो इनका चार्ट का है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम कैसे किसी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू स्ट्रक्चर या थ्रू लेआउट या शेड्यूल बना के या थ्रू चैनल कैसे हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं या दूसरे वर्क्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मेंटेनेंस। यानी हमको प्लानिंग और शेड्यूलिंग
करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अचानक से किसी मशीन पे वर्क नहीं कर सकते, या अचानक से किसी मशीन पे जाकर उसको मेंटेनेंस में डाल सकते हैं, उसका दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास, प्रॉपर उसका शेड्यूलिंग होना चाहिए। वीकली, अगर शेड्यूलिंग की बात करूँ तो वीकली और मंथली और डे बाय डे, इस टाइप से वो शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो शेड्यूलिंग मेंटेनेंस में एक्टिविटी में क्या क्या है हमारा, जैसे उसमें पहला देखिए आपका रिडक्शंस इन डाउन टाइम, यानी जो मशीनों का मशीनें डाउन, उनको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई मशीनों, जो मशीनों का ब्रेक डाउन टाइम की बात कर रहे हैं वो, तो उसको रिडक्ट कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे बहुत सारी मशीनें प्लांट में ऐसी रहती हैं जो बहुत ही कॉस्टली रहती है, बहुत ही महंगी रहती हैं, और उन पे जो ऑपरेटर काम करते हैं उनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं इन केस में मशीनों को बहुत ज़्यादा टाइम तक डाउन रखता हूँ, ठीक है, ब्रेक डाउन रखता हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका जो वर्कर है वो रेस्ट रहेगा, बहुत दिन तक रुका रहेगा, उसको सैलरी भी मुझे देना है, और प्लस ये है कि इतनी कॉस्टली जो मशीनें रहती हैं उनको इतने टाइम तक रोक के रखना, इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम कितना कम कर सकते हैं रिडक्शन डाउन टाइम, मशीनों का ब्रेक डाउन टाइम कितना रिडक्ट कर सकते हैं, उस पर हमको प्लानिंग करके चलना पड़ता है, शेड्यूलिंग करके चलना पड़ सकता है कि हम कम से कम मशीनों का ब्रेक डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेस, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेस से हम कैसे इफेक्टिव यानी प्रभावित एक तरह से बोला जाए तो एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार करें जो लोगों को बहुत ज़्यादा, जिससे एडवांटेज हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसको भी फ़ायदा हो। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इस पर लोगों को प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टाफ। जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टाफ मेंटेनेंस के तहत किया जाता है कि अगर हम कोई मेंटेनेंस अगर हमारा सही है और चीज़ें सही हैं, तो उसमें बहुत जल्दी जो स्टाफ हैं वो प्रॉपर अगर काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उनका माइंड सेटअप क्या है, बहुत अच्छा रहता है, और वो अपने जॉब सेटिस्फेक्शन से या जॉब से संतुष्ट होते हैं। क्योंकि बार बार अगर चीज़ें डाउन हो रही हैं, बार बार चीज़ें अगर खराब हो रही हैं, तो उनको काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका प्रॉपर मेंटेनेंस है, प्रॉपर लेआउट है, प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है, तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टाफ को ज़्यादा रहता है, और उसमें आपका जो एम्प्लॉय रहता है वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वर्क इन्वायरमेंट मिलता है, इससे प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग इन सर्विस लाइफ ऑफ मशीन्स। मेंटेनेंस अगर सही है, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस है आपका, तो स्वाभाविक सी बात है मशीनों की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्योंकि उनका अगर दिया हुआ है कि 1 मंथ में इसमें ऑयलिंग करना है, सपोज एग्जांपल 1 मंथ में इसमें रिपेयरिंग करना है, तो आप सही टाइम पे अगर उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो आपका मशीन जो है वो सही रन करेगी और आपका लाइफ टाइम उसका बढ़ेगा। रिडक्शन इन प्रिपरेशन कॉस्ट, जो आपकी प्रिपरेशन कॉस्ट है यानी लागत है, वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। जो आपकी अगर मैं आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, उसमें अगर आपको कॉस्ट है, तो उसमें जो आपकी तैयारी की लागत है, शुरू की स्टार्टिंग की जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर मेंटेनेंस है, चीज़ों का सही चीज़ें हैं, तो प्रॉपर अगर मेंटेनेंस को आप ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग सही कर रहे हैं, शेड्यूलिंग चार्ट को फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो आपकी रिडक्ट हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये थे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी के बारे में। तो किस प्रकार से आपको ये हमारे चैनल होते हैं मेंटेनेंस के, किस प्रकार से इसको हम फॉलो कराते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, और आपके प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी के बारे में, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।